डेनेरिस डोथराकी समुद्र, सर जोरा मोरमोंट ने कहा, जब वह रिज के शीर्ष पर उसके बगल में रुका। उनके नीचे मैदान विशाल और खाली फैला हुआ था, एक विशाल सपाट विस्तार जो दूर क्षितिज और उससे आगे तक फैला हुआ था। यह एक समुद्र था, डेनी ने सोचा। यहाँ से आगे कोई पहाड़ियाँ नहीं थीं, कोई पहाड़ नहीं थे, कोई पेड़ नहीं थे, कोई शहर नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, केवल अंतहीन घासें थीं, हवा चलने पर लहरों की तरह लहराती हुई लंबी पत्तियां। ये बहुत हरा है, उसने कहा। यहाँ और अभी, सर जोरा ने सहमति जताई। जब ये खिलता है तो आपको इसे देखना चाहिए। क्षितिज से क्षितिज तक सभी गहरे लाल फूल खून के समुद्र की तरह है। शुष्क मौसम आता है और दुनिया पुराने कांस्य के रंग में बदल जाती है। और यह केवल हरना है, बच्चे। वहाँ घास की 100 किस्में हैं, नींबू की तरह पीली और नील की तरह गहरी घास, नीली घास और नारंगी घास और इंद्रधनुष की तरह घास। अशाई से परे छाया भूमि में वे कहते हैं कि भूत घास के महासागर हैं, घोड़े पर सवार आदमी से भी ऊंचे और दूधिया कांच की तरह पीले डंठल। यह अन्य सभी घासों को मार देता है और शापित आत्माओं के साथ अंधेरे में चमकता है। डोथराकी का दावा है कि किसी दिन भूत घास पूरी दुनिया को ढक लेगी और फिर सारा जीवन खत्म हो जाएगा। इस विचार से डैनी कांप उठी। मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती, उसने कहा। यहाँ बहुत सुंदर है, मैं हर चीज के खत्म होने के बारे में नहीं सोचना चाहती। जैसा आप चाहें, खलीसी, सर जोरा ने सम्मानपूर्वक कहा। उसने आवाज़ों की आवाज़ सुनी और अपने पीछे देखने के लिए मुड़ी। वह और मोमोंट अपनी पार्टी के बाकी लोगों से बहुत दूर निकल गए थे और अबन्या लोग उनके नीचे की पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। उसकी दासी इरी और उसके खास के युवा तीरंदाज सेंटोर की तरह तरल थे, लेकिन विसेरी अभी भी छोटे रकाब और सपाट काठी के साथ संघर्ष कर रहा था। उसका भाई यहाँ दुखी था। उसे कभी नहीं आना चाहिए था। मैजिस्टर इलिरियो ने उसे पेंटोस में प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। उसे अपने घर में आतिथ्य की पेशकश की थी, लेकिन विसेरी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह ड्रोगो के साथ तब तक रहेगा जब तक कि कर्ज का भुगतान नहीं हो जाता, जब तक कि उसे वह ताज नहीं मिल जाता जिसका वादा किया गया था। और अगर वह मुझे धोखा देने की कोशिश करता है, तो वह अपने दुख से सीखेगा कि ड्रैगन को जगाने का क्या मतलब है। विसेरी ने अपनी उधार ली गई तलवार पर हाथ रखते हुए कसम खाई थी। इलिरियो ने इस पर पलक झपकाए और उसे शुभकामनाएं दी। डैनी को एहसास हुआ कि वह अभी अपने भाई की कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहती थी। दिन बहुत बढ़िया था, आसमान गहरा नीला था और उनके ऊपर एक शिकारी बाज चक्कर लगा रहा था। घास का समुद्र हवा के हर झोंके के साथ हिल रहा था और आहें भर रहा था। हवा उसके चेहरे पर गर्म थी और डैनी को शांति महसूस हो रही थी। वो विसेरी को इसे खराब नहीं करने देगी। यहाँ रुको, डैनी ने सर जोरा से कहा। उन सभी से कहो कि वे रुकें। उन्हें बताओ कि मैं आदेश देता हूँ। शूरवीर मुस्कुराया। सर जोरा कोई सुंदर आदमी नहीं था। उसकी गर्दन और कंधे बैल जैसे थे और उसके हाथों और छाती पर काले बाल इतने घने थे कि उसके सिर के लिए एक भी बाल नहीं बचा था। फिर भी उसकी मुस्कुराहट ने डैनी को सुकून दिया। तुम रानी की तरह बात करना सीख रही हो, डेनेरिस। रानी नहीं, डैनी ने कहा। खलीसी। उसने अपना घोड़ा घुमाया। वो इधर उधर घूमता रहा और अकेले ही पहाड़ी से नीचे सरपट भागता रहा। ढलान खड़ी और पथरीली थी, लेकिन डैनी ने निडरता से सवारी की और इसका आनंद और जोखिम उसके दिल में एक गीत की तरह थे। पूरी जिंदगी विसेरीज ने उसे बताया था कि वह एक राजकुमारी है, लेकिन जब तक वह अपनी चांदी की सवारी नहीं करती, तब तक डेनेरिस टारगेरियन को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह राजकुमारी है। पहले तो यह आसान नहीं था। खलासर ने अपनी शादी के अगले दिन ही शिविर तोड़ दिया था और वेस्ट डोथराक की ओर पूर्व की ओर बढ़ गया था और तीसरे दिन तक डैनी को लगा कि वह मरने वाली है। उसके नितंबों पर काठी के घाव हो गए थे, भयानक और खूनी। उसकी जांघें छिल गई थीं, उसके हाथों में लगाम से छाले पड़ गए थे, उसके पैरों और पीठ की मांसपेशियां दर्द से इतनी व्याकुल हो गई थीं कि वह मुश्किल से बैठ पा रही थी। जब तक डैनी ने अपनी जान बचाई, तब तक वह मर चुकी थी। शाम ढलने पर
उसकी दासियों को उसे घोड़े से नीचे उतरने में मदद करनी पड़ती। रातों में भी कोई राहत नहीं मिली। जब वे सवारी करते थे तो खाल ड्रोगो ने उसे अनदेखा कर दिया, जैसा कि उसने अपनी शादी के दौरान भी किया था, और अपनी शामें अपने योद्धाओं और खूनी सवारों के साथ शराब पीने, अपने पुरस्कार विजेता घोड़ों की दौड़ लगाने, महिलाओं को नाचते हुए और पुरुषों को मरते हुए देखने में बिताता था। डैनी के लिए उसके जीवन के इन हिस्सों में कोई जगह नहीं थी। उसे अकेले या सर जोरा और उसके भाई के साथ खाना खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और उसके बाद खुद रोते हुए सो जाती थी। फिर भी हर रात भोर से कुछ समय पहले ड्रोगो उसके तंबू में आता और उसे अंधेरे में जगाता और उसे उतनी ही बेरहमी से सवारी कराता जैसे वह अपने घोड़े की सवारी करता था। वो हमेशा उसे पीछे से ले जाता, डोथराकी अंदाज में, जिसके लिए डैनी आभारी थी। इस तरह उसका स्वामी पति उसके चेहरे पर पड़े आंसुओं को नहीं देख सकता था और वह अपने तकिए का उपयोग अपने दर्द की चीखों को दबाने के लिए कर सकती थी। जब वह काम पूरा कर लेता तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता और धीरे धीरे खर्राटे लेना शुरू कर देता और डैनी उसके बगल में लेट जाती। उसका शरीर चोटिल और दर्दनाक होता, जिससे उसे नींद नहीं आती। दिन के बाद दिन और रात के बाद रात, जब तक डैनी को एहसास नहीं हो गया कि वह अब एक पल भी और नहीं सह सकती। एक रात उसने फैसला किया कि वह आगे बढ़ने के बजाय खुद को मार डालेगी। फिर भी जब वह उस रात सोई तो उसने फिर से ड्रैगन वाला सपना देखा। इस बार उसमें विसेरी नहीं थी, वहां सिर्फ वो और ड्रैगन थे। उसके तराजू रात की तरह काले थे, गीले और खून से सने हुए। डैनी ने उसके खून को महसूस किया। उसकी आंखें पिघले हुए मैग्मा के तालाब थीं और जब उसने अपना मुंह खोला तो लौ एक गर्म धार में दहाड़ती हुई बाहर आई। वो उसे अपने लिए गाते हुए सुन सकती थी। उसने अपनी बाहें आग के लिए खोल दी, उसे गले लगा लिया, उसे खुद को पूरी तरह से निगलने दिया, उसे खुद को साफ करने दिया और उसे कठोर और साफ करने दिया। वो महसूस कर सकती थी कि उसका मांस जल रहा है, काला पड़ रहा है और छिल रहा है। वो महसूस कर सकती थी कि उसका खून उबल रहा है और भाप में बदल रहा है, और फिर भी कोई दर्द नहीं था। वो खुद को मजबूत, नया और उग्र महसूस कर रही थी। और अगले दिन अजीब बात यह है कि उसे उतना दर्द नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं ने उसकी बात सुन ली हो और उस पर दया आ गई हो। यहाँ तक कि उसकी दासियों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। खलीसी, झिकी ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? मैं थी, उसने जवाब दिया, ड्रैगन के अंडों के ऊपर खड़ी होकर जो इल्लिरियो ने उसे शादी के समय दिए थे। उसने तीनों में से सबसे बड़े अंडे को छुआ और अपना हाथ खोल पर हल्के से फिराया। काले और लाल रंग की, वह सोचा, मेरे सपने में ड्रैगन की तरह है। पत्थर उसकी उंगलियों के नीचे अजीब तरह से गर्म महसूस हुआ। हाथ घबराहट में वापस आ गया। या वह अभी भी सपना देख रही थी? उसने उसे खींच लिया। उस घंटे के बाद से हर दिन पहले वाले दिन से ज्यादा आसान होता गया। उसके पैर मजबूत होते गए, उसके छाले फूट गए और उसके हाथ कठोर हो गए। उसकी कोमल जांघें सख्त हो गईं, चमड़े की तरह कोमल। खाल ने दासी एरी को आदेश दिया था कि वह डैनी को डोत्रा की शैली में घुड़सवारी करना सिखाए, लेकिन ये घोड़ी ही थी जो उसकी असली शिक्षिका थी। घोड़ा उसके मूड को जानता था, मानो वे दोनों एक ही मन के हों। हर बीतते दिन के साथ डैनी को अपनी सीट पर ज्यादा भरोसा होने लगा। डोथराकी एक कठोर और भावुक लोग थे और उनके जानवरों का नाम रखना उनका रिवाज नहीं था, इसलिए डैनी उसे सिर्फ चांदी के रूप में ही समझती थी। उसने कभी किसी चीज से इतना प्यार नहीं किया था। जैसे जैसे सवारी करना कम कष्टदायक होता गया, डैनी ने अपने आसपास की भूमि की सुंदरता पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह ड्रोगो और उसके रक्त सवारों के साथ खलासर के शीर्ष पर सवार थी, इसलिए वह प्रत्येक देश में ताज़ा और बेदाग पहुंची। उनके पीछे विशाल भीड़ धरती को चीर सकती थी और नदियों को गंदा कर सकती थी और दम घूंटने वाली धूल के बादल उड़ा सकती थी, लेकिन उनके आगे के खेत हमेशा हरे और हरे भरे थे। वे नोर्वोस की घुमावदार पहाड़ियों को पार कर गए, सीढ़ीदार खेतों और छोटे गांवों से गुजरे, जहां शहरवासी सफेद प्लास्टर की दीवारों के ऊपर से उत्सुकता से देख रहे थे। उन्होंने 3 चौड़ी शांत नदियों और एक चौथी नदी को पार किया जो तेज,
संकरी और खतरनाक थी। एक ऊंचे नीले झरने के पास डेरा डाला, एक विशाल मृत शहर के ढहते खंडहरों को पार किया, जहां भूतों को काले संगमरमर के स्तंभों के बीच कराहते हुए कहा जाता था। वे 1000 साल पुरानी और डोथरा की तीर की तरह सीधी वेलेरियन सड़कों पर दौड़े। आधे चांद तक वे कोहोर के जंगल से गुजरे, जहां पत्तियां उनके ऊपर एक सुनहरा छत्र बनाती थीं और पेड़ों के तने शहर के द्वार जितने चौड़े थे। उस जंगल में बड़े एल्क, धब्बेदार बाघ और चांदी के फर और बड़ी बैंगनी आंखों वाले लीमा थे, लेकिन सभी खलासर के आने से पहले भाग गए और डेनी को उनकी कोई झलक नहीं मिली। तब तक उसकी पीड़ा एक धुंधली याद बन चुकी थी। दिन भर की लंबी सवारी के बाद भी वह दर्द से कराह रही थी, फिर भी किसी तरह अब उस दर्द में मिठास थी, और हर सुबह वह स्वेच्छा से अपनी काठी पर आती थी, ये जानने के लिए उत्सुक कि आगे की भूमि में उसके लिए क्या क्या आश्चर्य की बात है। वो खोजने लगी, उसे रातों में भी आनंद की अनुभूति होती थी, और यदि ड्रोगो द्वारा उठाए जाने पर भी वह चिल्लाती थी, तो वो हमेशा दर्द के कारण नहीं होती थी। रिज के नीचे उसके चारों ओर घास उगाई, ऊंची और कोमल। डैनी ने अपनी गति धीमी कर ली और मैदान में निकल गई, हरियाली में खो गई, धन्य अकेली। खलासर में वह कभी अकेली नहीं रहती थी। खल ड्रोगो सूरज ढलने के बाद ही उसके पास आता था, लेकिन उसकी दासियां उसे खाना खिलाती थीं, नहलाती थीं और उसके तंबू के दरवाजे पर सोती थीं। ड्रोगो के खूनी सवार और उसके खास के लोग कभी दूर नहीं रहते थे, और उसका भाई दिन रात एक अवांछित छाया की तरह था। डैनी उसे रिज के शीर्ष पर सुन सकती थी, उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी क्योंकि वह सर जोरा पर चिल्ला रहा था। वो आगे बढ़ती गई, खुद को डोथरा की समुद्र में और भी गहराई में डुबोती गई। हरियाली ने उसे निगल लिया। हवा में मिट्टी और घास की खुशबू थी, घोड़े के मांस और डैनी के पसीने और उसके बालों में लगे तेल की गंध भी थी। डोथराकी की खुशबू, ऐसा लग रहा था कि वे यहीं के हैं। डैनी ने हंसते हुए सब कुछ अंदर ले लिया। उसे अचानक अपने नीचे की जमीन को महसूस करने की इच्छा हुई, अपने पैरों की उंगलियों को उस मोटी काली मिट्टी में लपेटने की। अपनी काठी से नीचे उतरते हुए उसने चांदी को चरने दिया और अपने ऊंचे जूते उतार दिए। विसेरीज अचानक उसके पास आया, जैसे गर्मी का तूफान आ गया हो। उसका घोड़ा उसके नीचे उछल रहा था क्योंकि उसने बहुत जोर से लगाम कसी हुई थी। तुम्हारी हिम्मत, उसने उस पर चिल्लाया। तुम मुझे आदेश देती हो? मुझे। वह घोड़े से कूद गया और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरा। जब वह अपने पैरों पर वापस खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तो उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने उसे पकड़ लिया, उसे हिलाया। क्या तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो? अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो। डैनी को देखने की जरूरत नहीं थी। वह नंगे पांव थी, उसके बाल तेल से सने हुए थे। उसने डोथरा की राइडिंग लेदा पहना हुआ था और दुल्हन के तोहफे के तौर पर उसे पेंट की हुई बनियान दी गई थी। वह ऐसी दिख रही थी मानो वह यहीं की हो। विसेरीज गंदी और शहर के रेशम और रिंगमेल से सना हुआ था। वह अभी भी चिल्ला रहा था, तुम ड्रैगन को आदेश नहीं देते। क्या तुम समझती हो, मैं 7 राज्यों का स्वामी हूँ, मैं किसी घुड़सवार की वेश्या का आदेश नहीं सुनूंगा। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? उसका हाथ उसकी बनियान के नीचे चला गया, उसकी उंगलियां दर्द से उसके स्तन में धंस रही थीं। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? डैनी ने उसे जोर से धक्का देकर दूर धकेल दिया। विसेरीज ने उसे घूर कर देखा, उसकी बकायन आंखें अविश्वसनीय थीं। उसने कभी उसका विरोध नहीं किया था, कभी भी उसका विरोध नहीं किया। क्रोध ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया। वह अब उसे चोट पहुंचाएगा, और बुरी तरह, वो ये जानती थी। दरार, चाबुक की आवाज गरजने जैसी थी। कुंडल ने विसेरीज को गले से पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर खींच लिया। वह घास में गिर गया, अचेत और घुट रहा था। जब वह खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो डोथरा की सवारों ने उस पर चिल्लाया। चाबुक वाले, युवा झोगो ने एक सवाल पूछा। डैनी को उसके शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन तब तक एरी वहां आ चुकी थी, और शेर जोरा और उसके बाकी खास। झोगो पूछता है कि क्या तुम उसे मरवा दोगी, खलीसी? इरी ने कहा। नहीं, डैनी ने जवाब दिया। नहीं। झोगो को ये बात समझ में आ गई।
दूसरों में से एक ने कुछ कहा और डोथराकी हंस पड़े। इरी ने उससे कहा, क्वारो को लगता है कि तुम्हें उसे सम्मान सिखाने के लिए उसकी बात सुननी चाहिए। उसका भाई घुटनों के बल बैठा था, उसकी उंगलियां चमड़े की कुंडलियों के नीचे गड़ी हुई थीं। वो बेतरतीब ढंग से रो रहा था, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। कोड़ा उसकी सांस की नली के चारों ओर कसकर बंधा हुआ था। डैनी ने कहा, उन्हें बताए कि मैं नहीं चाहता कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। इरी ने दोतराकी में अपने शब्द दोहराए। झोगो ने चाबुक को खींचा, विसरीस को एक कठपुतली की तरह इधर उधर घुमाया। वो फिर से फैल गया, चमड़े के आलिंगन से मुक्त हो गया। उसकी थोड़ी के नीचे खून की एक पतली रेखा थी जहां चाबुक ने गहरा घाव किया था। सर जोरा मोरमोंट ने कहा, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि क्या होगा, मेरी महिला। मैंने उसे आपकी आज्ञा के अनुसार पहाड़ी पर ही रहने को कहा था। मुझे पता है तुमने देखा था, डैनी ने विसेरीज को देखते हुए जवाब दिया। वह जमीन पर लेटा हुआ था, शोर मचाते हुए हवा चूस रहा था, उसका चेहरा लाल था और वह रो रहा था। वह एक दयनीय चीज थी। वह हमेशा से एक दयनीय चीज थी। उसने पहले कभी ऐसा क्यों नहीं देखा था। उसके अंदर एक खोखला स्थान था जहां उसका डर था। उसका घोड़ा ले लो, डेनी ने सर जोरा को आदेश दिया। विसेरीस उसे देखकर दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है, न ही डेनी को विश्वास हो रहा था कि वह क्या कह रही है। फिर भी शब्द आए, मेरे भाई को हमारे पीछे खलासर तक चलने दो। डोथराकी के बीच जो आदमी सवारी नहीं करता वह बिल्कुल भी आदमी नहीं था, सबसे नीच, बिना सम्मान या गर्व के। हर किसी को उसे वैसा ही देखने दो जैसा वह है। नहीं, विसेरीस चिल्लाया। वह सर जोरा की ओर मुड़ा, आम भाषा में ऐसे शब्दों में विनती कर रहा था जिसे घुड़सवार नहीं समझ सकते थे। उसे मारो, मोमोंट, उसे चोट पहुंचाओ, तुम्हारा राजा यह आदेश देता है। इन डोथराकी कुत्तों को मार डालो और उसे सिखाओ। निर्वासित शूरवीर ने डैनी से उसके भाई की ओर देखा। वो नंगे पांव थी, उसके पैरों की उंगलियों के बीच गंदगी और बालों में तेल लगा हुआ था। वह अपने रेशम और स्टील के साथ था। डैनी उसके चेहरे पर निर्णय देख सकती थी। वह चलेगा, खलीसी, उसने कहा। उसने अपने भाई का घोड़ा हाथ में लिया जबकि डैनी ने अपने चांदी के घोड़े पर फिर से सवार हो गई। विसेरीज ने उसे घूरकर देखा और मिट्टी में बैठ गया। उसने अपनी चुप्पी बनाए रखी, लेकिन वह हिलने को तैयार नहीं था और जब वे दूर जा रहे थे तो उसकी आंखें जहर से भरी हुई थीं। जल्द ही वह लंबी घास में खो गया। जब वे उसे और नहीं देख पाए तो डेनी डर गई। क्या वह अपना रास्ता वापस खोज पाएगा? उसने सर जोरा से पूछा जब वे सवारी कर रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, आपके भाई जैसा अंधा व्यक्ति भी हमारा रास्ता समझ सकता है। उसे गर्व है। हो सकता है कि उसे वापस आने में शर्म आ रही हो। जोरा हंसा। उसे और कहाँ जाना चाहिए? अगर वह खलासर को नहीं ढूंढ सकता तो खलासर उसे जरूर ढूंढ लेगा। डोथराकी समुद्र में डूबना मुश्किल है, बच्चे। डैनी ने इस सच्चाई को देखा। खलासर एक शहर की तरह था जो आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह अंधाधुंध तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा था। स्काउट हमेशा मुख्य टुकड़ी से बहुत आगे रहते थे, शिकार या दुश्मनों के किसी भी संकेत के लिए सतर्क रहते थे, जबकि बाहरी घुड़सवार उनके किनारों की रक्षा करते थे। वे कुछ भी नहीं चूकते थे, यहाँ नहीं, इस भूमि पर जहाँ से वे आए थे। ये मैदान अब उनका और उसका एक हिस्सा थे। मैंने उसे मारा, उसने आश्चर्य से कहा। अब जब ये सब खत्म हो चुका था तो उसे लगा कि उसने कोई अजीब सपना देखा था। सर जोरा, क्या आपको लगता है जब वह वापस आएगा तो वह इतना गुस्सा होगा? वह कांप उठी। मैंने ड्रैगन को जगा दिया है न? सर जोरा ने नाक भान सिकुड़ी। क्या तुम मरे हुओं को जगा सकती हो, लड़की? तुम्हारा भाई रेगर आखिरी ड्रैगन था और वह ट्राइडेंट पर मर गया। विसेरीज सांप की परछाई से भी कम है। उसके तीखे शब्दों ने उसे चौंका दिया। ऐसा लगा जैसे वह जिन बातों पर हमेशा से विश्वास करती आई थी उन पर अचानक सवाल उठ खड़े हुए हों। तुमने उसे अपनी तलवार की कसम दी थी। मैंने वही किया, लड़की, सर जोरा ने कहा। और अगर तुम्हारा भाई सांप की छाया है
तो उसके नौकर क्या बन जाते हैं। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। वह अभी भी सच्चा राजा है। वो है। जोरा ने अपना घोड़ा खींचा और उसकी ओर देखा। सच बताओ, क्या तुम विसेरीज को सिंहासन पर बैठते देखना चाहोगी? डैनी ने इस बारे में सोचा। वह कोई बहुत अच्छा राजा नहीं होगा, है न? इससे भी बुरी घटनाएं हुई हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं। शूरवीर ने अपनी एड़ी अपने घोड़े पर टिका दी और फिर से चल पड़ा। डैनी उसके करीब चली गई। फिर भी, उसने कहा, आम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। मैजिस्टर इल्लिरियो का कहना है कि वे ड्रैगन बैनर सिल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि विसेरीज सनकरे समुद्र के पार से लौटकर उन्हें मुक्त करे। आम लोग बारिश, स्वस्थ बच्चों और कभी न खत्म होने वाली गर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सर जोरा ने उससे कहा। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उच्च प्रभु सिंहासन का खेल खेलते हैं, जब तक कि उन्हें शांति से छोड़ दिया जाता है। उसने कंधे उचकाए। वे कभी नहीं होते। डैनी कुछ समय तक चुपचाप आगे बढ़ता रहा, अपने शब्दों को पहेली बॉक्स की तरह इस्तेमाल करता रहा। ये सब कुछ विसेरीज ने उसे बताया था, उसके विपरीत था कि लोगों को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके ऊपर एक सच्चा राजा या एक अपहर्ता राज करता है। फिर भी जितना अधिक उसने जोरा के शब्दों पर सोचा, उतना ही वे सत्य की ओर बढ़ते गए। आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं, सर जोरा? उसने उससे पूछा। घर, उसने कहा। उसकी आवाज में लालसा भरी हुई थी। मैं भी घर के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसने विश्वास करते हुए उससे कहा। सर जोरा ने हंसते हुए कहा, तो फिर अपने चारों ओर देखो, खलीसी। लेकिन ये वह मैदान नहीं था जिसे डेनी ने तब देखा था। ये किंग्स लैंडिंग और महान रेड कीप था जिसे एगोन द कॉन्करर ने बनाया था। ये ड्रैगनस्टोन था जहां वह पैदा हुई थी। उसके मन की आंखों में वे हजारों लाइटों से जल रहे थे, हर खिड़की में आग जल रही थी। उसके मन की आंखों में सभी दरवाजे लाल थे। डैनी ने कहा, मेरा भाई कभी भी 7 राज्यों को वापस नहीं लेगा। उसे यह बात बहुत पहले से पता थी, उसे एहसास हुआ। वो ये बात अपनी पूरी जिंदगी जानती थी, लेकिन उसने कभी खुद से ये शब्द नहीं कहे, यहाँ तक कि फुसफुसाकर भी, लेकिन अब वो उन्हें जोरा मोरमोंट और पूरी दुनिया को सुनाने के लिए कहती थी। सर जोरा ने उसे एक नाप तौलकर देखा। तुम्हें नहीं लगता, डैनी ने कहा, मेरे स्वामी पति ने उसे सेना दी हो, तब भी वह सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता। उसके पास कोई सिक्का नहीं है और उसका अनुसरण करने वाला एकमात्र शूरवीर उसे सांप से भी कमतर समझता है। डोथराकी उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं। वो हमें कभी घर नहीं ले जाएगा। बुद्धिमान बालक, शूरवीर मुस्कुराया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, उसने उसे उग्रता से कहा। उसकी एड़ियां घोड़े के किनारों पर दब गईं, जिससे सिल्वर सरपट दौड़ने लगा। वो और भी तेज दौड़ने लगी, और जोरा और एरी तथा अन्य लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया। उसके बालों में गर्म हवा चल रही थी और उसके चेहरे पर डूबते सूरज की लालिमा थी। जब तक वह खलासर पहुंची, शाम हो चुकी थी। दासों ने झरने से भरे तालाब के किनारे अपना तंबू खड़ा कर लिया था। पहाड़ी पर बुने हुए घास के महल से उसे कर्कश आवाजें सुनाई दे रही थीं। जल्द ही हंसी मजाक शुरू हो जाता, जब उसके खास के लोग आज घास में जो कुछ हुआ था, उसकी कहानी सुनाते। जब तक विसेरी लंगड़ाते हुए उनके बीच वापस आता, तब तक शिविर में मौजूद हर आदमी, औरत और बच्चा उसे एक पैदल यात्री के रूप में पहचान लेता। खालसर में कोई रहस्य नहीं था। डैनी ने चांदी को दासों को संवारने के लिए दे दिया और अपने तंबू में चली गई। रेशम के नीचे ठंडक और धुंधलापन था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, डैनी ने देखा कि धूल भरी लाल रोशनी की एक उंगली तंबू के पार उसके ड्रैगन के अंडों को छूने के लिए आगे बढ़ी। एक पल के लिए लाल रंग की लौ की हजारों बूंदें उसकी आंखों के सामने तैर गईं। उसने पलक झपकाए और वे गायब हो गईं। पत्थर, उसने खुद से कहा। वे केवल पत्थर हैं, यहाँ तक कि इल्रियो ने भी ऐसा कहा। ड्रैगन सभी मर चुके हैं। उसने अपनी हथेली काले अंडे के खिलाफ रखी, उंगलियों को खोल के वक्र पर धीरे से फैलाया। पत्थर गर्म था, लगभग गर्म। सूरज, डेनी ने फुसफुसाया। सूरज ने उन्हें सवारी करते समय गर्म कर दिया।
उसने अपनी दासियों को आदेश दिया कि वे उसके लिए स्नान की तैयारी करें। डोरेह ने तंबू के बाहर आग जलाई, जबकि इरी और झिकी ने बड़ा तांबे का टब निकाला। पैखौस की ओर से दुल्हन के लिए एक और उपहार और पूल से पानी लाया। जब स्नान में भाप उठने लगी तो इरी ने उसकी मदद की और उसके बाद उसमें चढ़ गई। क्या तुमने कभी ड्रैगन देखा है? उसने पूछा, जब इरी ने उसकी पीठ को रगड़ा और झिकी ने उसके बालों से रेत निकाली। उसने सुना था कि पहले ड्रैगन पूर्व से आए थे, अशई से परे छाया भूमि और जैद सागर के द्वीपों से। शायद कुछ अभी भी वहां रह रहे थे, अजीब और जंगली क्षेत्रों में। ड्रैगन चले गए हैं, खलीसी, इरी ने कहा। मर गए, झिकी ने सहमति जताई। बहुत पहले। विसेरी ने उसे बताया था कि आखिरी टारगेरियन ड्रैगन 1.5 सदी से ज्यादा पहले नहीं मरे थे, एगोन 3 के शासनकाल के दौरान, जिसे ड्रैगनबेन कहा जाता था। डैनी को ऐसा नहीं लगा कि यह बहुत पहले हुआ था। हर जगह। उसने निराश होकर कहा, पूर्व में भी। जादू पश्चिम में मर गया था जब वेलेरिया और लॉन्ग समर की भूमि पर प्रलय आया था, और न तो जादू टोने वाले स्टील, न ही स्टॉर्मसिंगर और न ही ड्रैगन इसे रोक सकते थे। लेकिन डैनी ने हमेशा सुना था कि पूर्व अलग था। ऐसा कहा जाता था कि मैंटिकोर जैद सागर के द्वीपों पर घूमते थे, कि बेसिलिस्क ने यीटी के जंगलों को संक्रमित किया था, कि स्पेलसिंगर, वॉलॉक और एरोमैंसर असहाय में खुलेआम अपनी कलाओं का अभ्यास करते थे, जबकि शैडोबाइंडर और ब्लडमेज रात के अंधेरे में भयानक जादू करते थे। ड्रैगन भी क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं ड्रैगन, इरी ने कहा। बहादुर लोग उन्हें मारते हैं, क्योंकि ड्रैगन भयानक दुष्ट जानवर हैं। ये सर्वविदित है। ये तो ज्ञात है, झिकी ने सहमति जताई। एक बार कार्थ के एक व्यापारी ने मुझसे कहा था कि ड्रैगन चांद से आते हैं, गोरी डोरेह ने आग पर तौलिया गर्म करते हुए कहा। झिकी और एरी डैनी की उम्र की थीं, डोत्रा की लड़कियां जिन्हें ड्रोगो द्वारा उनके पिता के खलासर को नष्ट करने के बाद गुलाम बना लिया गया था। डोरेह बड़ी थी, लगभग 20 साल की। मैजिस्टर इलिरियो ने उन्हें लिस के एक प्लेजा हाउस में पाया था। डैनी ने उत्सुकता से अपना सिर घुमाया और चांदी जैसे गीले बाल उसकी आंखों पर गिर पड़े। चांद, उसने मुझे बताया कि चांद एक अंडा है, खलीसी, लिसेन लड़की ने कहा। एक बार आसमान में 2 चांद थे, लेकिन एक सूरज के बहुत करीब चला गया और गर्मी से टूट गया। 1000 ड्रैगन निकले और सूरज की आग पी गए। यही कारण है कि ड्रैगन आग उगल दो। एक दिन दूसरा चांद भी सूरज को चूमेगा और फिर वह टूट जाएगा और ड्रैगन वापस आ जाएंगे। दोनों डोत्रा की लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। तुम मूर्ख फूस के गुलाम हो, इरी ने कहा। चांद कोई अंडा नहीं है। चांद भगवान है, सूरज की पत्नी। ये तो सभी जानते हैं। ये तो ज्ञात है, झिकी ने सहमति जताते हुए कहा। जब डैनी टब से बाहर निकली तो उसकी त्वचा लाल और गुलाबी हो गई थी। झिकी ने उसे लिटा दिया और उसके शरीर पर तेल लगाया और उसके रोमछिद्रों से गंदगी साफ की। उसके बाद एरी ने उस पर मसाला और दालचीनी छिड़की। जब डोरेह ने उसके बालों को तब तक ब्रश किया जब तक कि वे चांदी की तरह चमकने लगे, तब उसने चांद, अंडों और ड्रैगन के बारे में सोचा। उसका रात का खाना फल, पनीर और तली हुई रोटी का एक साधारण भोजन था, जिसे धोने के लिए शहद वाली शराब का एक जग था। डोरेहा, मेरे साथ रहो और खाओ, डैनी ने आदेश दिया जब उसने अपनी अन्य नौकरानियों को भेजा। लिसेन लड़की के बाल शहद के रंग के थे और आंखें गर्मियों के आसमान की तरह थीं। जब वे अकेले होते तो वह अपनी आंखें नीची कर लेती। तुम मेरा सम्मान करते हो, खलीसी, उसने कहा, लेकिन ये सम्मान नहीं था, केवल सेवा थी। चांद उगने के काफी समय बाद वे एक साथ बैठे, बातें करते रहे। उस रात, जब खल ड्रोगो आया, तो डैनी उसका इंतजार कर रही थी। वो उसके टेंट के दरवाजे पर खड़ा था और उसे आश्चर्य से देख रहा था। वह धीरे से उठी और अपने सोने के रेशमी कपड़े खोलकर जमीन पर गिरा दिए। आज रात हमें बाहर जाना चाहिए, मेरे स्वामी, उसने उससे कहा, क्योंकि डोथराकी का मानना था कि एक आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण सभी काम खुले आसमान के नीचे किए जाने चाहिए। खाल ड्रोगो चांदनी में उसके पीछे पीछे चला गया, उसके बालों में लगी घंटियां धीरे धीरे झंझना रही थीं। उसके तंबू से कुछ गज की दूरी पर मुलायम घास का एक बिस्तर था,
और यहीं पर डैनी ने उसे नीचे खींच लिया। जब उसने उसे पलटने की कोशिश की तो उसने अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। नहीं, उसने कहा, इस रात मैं तुम्हारे चेहरे को देखूंगी। खालसर के दिल में कोई गोपनीयता नहीं है। डैनी ने महसूस किया कि जब वो खालसर के कपड़े उतार रही थी तो उसे किसी की नज़र उस पर थी। उसने उन लोगों की आवाज़ें सुनी जब वह डोरेहा द्वारा बताए गए काम कर रही थी। यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। क्या वह खालसी नहीं थी? सिर्फ उसकी आंखें ही मायने रखती थीं, और जब वह खालसर पर सवार हुई तो उसने वहां कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह उस पर उतनी ही तेजी से सवार हुई जितनी पहले कभी अपनी चांदी पर सवार हुई थी, और जब उसकी खुशी का क्षण आया तो खाल ड्रोगो ने उसका नाम पुकारा। वे दोथराकी समुद्र के दूर किनारे पर थे जब झिकी ने अपनी उंगलियों से डैनी के पेट के मुलायम उभार को सहलाया और कहा, खलीसी, तुम गर्भवती हो। मुझे पता है, डैनी ने उससे कहा। यह उसका 14वां नाम दिवस था।